गोश्त तो कई बार खिलाया है, आज भौजी का खिलाएंगे बेसर गोश्त। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, और कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया है। थैंक यू। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। हम आज त्याग, बलिदान, तपस्या की बात करेंगे। मुन्ना इनका नाम है, मुकेश तिवारी इन्हें लोग कहते हैं और बहुत जाना पहचाना बुंदेलखंड देश में नाम है। ये त्याग, तपस्या, बलिदान, इन्होंने यही मेहनत की है और उसका परिणाम ये है कि आज इन्हें पूरा देश जानता है। सागर में आज त्याग और बलिदान की इसलिए हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर गौर जो हम सबके भगवान हैं और इन मुकेश तिवारी जी भी उन्हें भगवान मानते हैं। 26 नवंबर को सारे काम छोड़कर वो सागर आते हैं, क्योंकि जिस त्याग और बलिदान की जमीन से वो उठे हैं, वो त्याग और बलिदान की जमीन डॉक्टर गौर है। और आज हम मुखातिब होंगे मुन्ना भैया मुकेश तिवारी जी से। जी धन्यवाद। जयंती की बड़ी शुभकामनाएं आप सभी को मंगल हो। और सारे काम छोड़कर आप सागर जरूर आते हैं इस दिन 26 नवंबर को। तो ये मतलब मैं कोई एहसान नहीं करता हूँ, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ से आपने सब कुछ लिया है, जिसने आपका सर्वस्व बनाया हुआ है, आपको रचा है। मेरी अपनी माटी है और मेरा अपना विश्वविद्यालय है, और मेरे करियर में मुझे कलाकार बनाने में, मुझे अभिनेता बनाने में सागर विश्वविद्यालय का बहुत योगदान है। सागर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी का बहुत बड़ा योगदान है। विष्णु पाठक जी, स्वर्गीय विष्णु पाठक जी अब तो नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक दृष्टि दी और उन्होंने इस शहर से बाहर में पहली बार निकला तो यूथ फेस्टिवल में उन्हीं के माध्यम से निकला, और तब मैंने जाना कि अलग अलग विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, वे कितने प्रगतिशील हैं। और पहली बार मुझे वह नाम भी यूथ फेस्टिवल में पता चला था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या होता है, और तब मैंने निर्णय लिया। विश्वविद्यालय आपको सिखाता है कि आपकी युवावस्था में आप कैसे साहचर्य करते हैं, अन्य युवाओं से आप कैसे सीखते हैं, क्योंकि जिंदगी के मायने यही है कि आप दूसरे से सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, क्योंकि आप सब कुछ स्वयं नहीं सीख सकते, दूसरे आपको सिखाते हैं। और वो उसका लिए सबसे बढ़िया प्रांगण होता है विश्वविद्यालय, विद्यालय, आपके सहपाठी। क्योंकि जब कोई 90 अंक लाता है 100 में से, तो आप कई बार हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप सीखते हैं कि वो कैसे लाया होगा, उस चीज को हमें एप्रिसिएट करना सीखना चाहिए। तो डॉक्टर गौर जैसी विभूतियां विश्व में बहुत कम है कि एक एकल प्रयास में व्यक्ति ने वो कर दिखाया जो असंभव था। और उनकी दूरदृष्टि समझी जानी चाहिए कि उन्हें पता था कि यदि मैं बुंदेलखंड में एक शिक्षा का मंदिर नहीं खड़ा करूंगा तो यहां बुंदेलखंड के लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां पे शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम था कि लोगों को रोजगार मिल सकता है, लोगों को दृष्टि मिल सकती है, उनके जीवन को सुधारा जा सकता है। इतने दूरदृष्टि वाले व्यक्ति वो थे, और उन्होंने स्वयं के लिए नहीं सोचा। और जब वो स्वयं के लिए नहीं सोचते थे तो हम स्वयं के लिए क्यों सोचें। और इतना तो हम कर ही सकते हैं कि एक श्रद्धा नमन करने के लिए एक फूल की कुछ एक छोटी सी माला यदि उनको अर्पित कर दें, तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है। और इसमें कोई बहुत मतलब मैं अपने आप को मैं कोई वैसा श्रेय नहीं देना चाहता कि जब भी मुझे अवसर मिलता है, यदि मैं फ्री हूं तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगा। और मैं अन्य लोगों से भी कहूँगा, अपने शहर के लोगों से भी कहूँगा कि भले वे कई कारण होते हैं कि आप विश्वविद्यालय प्रशासन से आपकी नहीं बन रही है, आपको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, या आपको नहीं बुलाया जा रहा है, आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, तो कम से कम ठीक है, उनके प्रोग्राम में मत जाइए। लेकिन आप जो तीन बत्ती हमारे शहर में स्थित है गौर साहब की प्रतिमा, वहां जाके स्वयं अपने परिवार के साथ आ जाइए। आप प्रफुल्लित होंगे, आपको एहसास होगा कि मैंने जीवन में एटलीस्ट जिस व्यक्ति ने हमें सब कुछ दिया है उसके प्रति हमने एक कृतज्ञता का भाव दिखाया है।
जब सिनेमा की अगर हम बात करें तो आज जिस संघर्ष के दौर से आप गुजरे हैं और आज स्थापित हो गए तो बुंदेलखंड को तो खुशी होती है, लेकिन आज सोशल मीडिया का भी टाइम है। जो कला के लिए तरसते थे, मुंबई को प्लेटफॉर्म बताते थे, आज आप सोशल मीडिया के जरिए जगह जगह देख सकते हैं सारी चीज। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। संघर्ष का दौर अब कला में बदलता दिख रहा है, मतलब सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें कला में बदलाव नहीं है, ये बस्ती में क्या है कि एक्सपोजर चेंज हो गया है कि आप दिख सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इनके मिलियनर्स में फॉलो हैं, करोड़ों में इनको फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन वो सिनेमा या कला या थिएटर या ओटीटी के स्टार नहीं बन सकते, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑडियंस सिनेमा में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसके लिए आपको काम आना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी रील बना देना बहुत आसान है, उसमें बहुत क्रिएटिव भी लोग हैं निश्चित तौर पे, लेकिन वे अभिनेता हैं ऐसा स्वीकार कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कई प्रोडक्शन हाउसेस ने उन लोगों को लिया है जिनके मिलियंस में बिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो ऑडियंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। और लेकिन अच्छी बात है, उस एक टेक्नोलॉजी को हमें सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि और उसको पॉजिटिवली हमें यूज भी करना चाहिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के अपडेट किए हुए अपने आप को आप अभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वो दौर था जब हम चिट्ठियां लिखते थे, फिर फोन आया और अब मोबाइल है, तो संप्रेषणीयता और दूसरों से संपर्क करने की शैली में कितना परिवर्तन आ गया। हाँ, वो ठीक है कि जीवन में कोलाहल बहुत बढ़ गया है, एक मानसिक शांति की जगह बहुत कम बची है, और हम दिन में इतनी रीलें देख लेते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमने देखा क्या था। सो एक ये है, और इसके एक मानसिक विक्षोभ की स्थिति पैदा होती है, और ये दिक्कत क्या होती है, जब तक समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है तब हम उसका इलाज ढूंढते हैं। तो हमें एक व्यक्तिगत प्रयास ये करना चाहिए कि अपने मोबाइल पे देखें कि हमारा स्क्रीन टाइम कितना था, और उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें। हम ऐसी चीज में व्यस्त हैं जिसका कोई आउटपुट हमें नहीं मिलने वाला है हमारे जीवन में, उसका कुछ, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ होता है कि आलू बैगन की सब्जी कैसे डिफरेंट तरीके से बनाई जाए वो बन सकती है रील देख के, लेकिन आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक सुधार, हाँ इसमें पॉलिटिशियंस को फायदा बहुत होता है, प्रोडक्ट बेचने वालों को बहुत फायदा होता है, सिनेमा की मार्केटिंग करने में बड़ा फायदा होता है, ये विभिन्न क्षेत्रों की मार्केटिंग के लिए वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था के लिए मुझे लगता है घातक है जरूरत से ज्यादा। जब मैं 3 कैरेक्टर आपके, मतलब चाइना गेट का जो कैरेक्टर है आपका, फिर गोलमाल का कैरेक्टर है, लेकिन गंगा जल का जो कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था और बहुत सराहा गया। उसको कभी ज्यादा कम जिक्र होता है, लेकिन वो बहुत शानदार कैरेक्टर था। एक्चुअली उसका मैं श्रेय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि एक अभिनेता के तौर पे पिछले 35 सालों से लगातार काम कर रहा हूं मैं, और हालांकि वर्षों का अनुभव से लेना देना है, आपकी उत्कृष्टता से उसका कुछ लेना देना नहीं। तो जो हमें लिखा हुआ मिलता है, जो उसकी बुनावट है, जो उसका फैब्रिक है, उसकी जो रचना की है, तो प्रकाश झा साहब ने बहुत ही अच्छा वो लिखा था, और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि मेरी जगह और कोई भी दूसरा करता तो चलो 20 नहीं 19 तो कर ही लेता, क्योंकि वो लिखा ही बहुत खूबसूरत था। यदि मैं रावण की भूमिका करता हूं तो लिखा ही इतना, अलग अलग उसके जीवन के रंग हैं, अलग अलग तरीके से उसको समायोजित किया गया है, तो कितना खराब कर लूंगा जब अच्छा लिखा गया है। सो यदि हमें अच्छा लिखा हुआ मिलता है तो हमें एक अभिनेता के तौर पर सहूलियत हो जाती है, और अलग अलग रंग हैं, क्योंकि अब पहले एक दौर था कि भाई अरे ये तो कॉमेडियन है, अरे भाई ये तो खल है, अरे भाई ये तो पिताजी का ही रोल करते हैं। अब वो दौर बदला है, लोगों में स्वीकारता बदली है कि नहीं यार मुकेश तिवारी कॉमेडी भी कर सकता है, विलेन भी कर सकता है। तो ऑडियंस ऐसा नहीं था कि पहले के एक्टर्स का दर्द मैं समझ सकता हूं कि वे पूरे जीवन पर्यंत बहुत ही ब्रिलियंट अभिनेता रहे हैं। कन्हैयालाल साहब को देख लो, जीवन पर्यंत वो मुनीम के रोल ही लोग उनको देते रहे, जबकि वो ऐसा नहीं था कि वो कुछ और नहीं कर सकते। तो अब वो छवि टूटी है, और ऑडियंस के दिमाग का बना हुआ वो फ्रेम टूटा है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आई है, वो स्वीकारता आई है कि नहीं ये कर रहा है तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि कॉमेडी करे, सीरियस भी कर सकता है। सो हम इसलिए
अब हम झिझकते नहीं है कि हाँ यार ये वाला रोल तो हम करेंगे। सो उसका मैं श्रेय प्रकाश झा साहब को देना चाहूंगा कि उन्होंने लिखा बहुत अच्छा था। जब आपने अगर चर्चा छेड़ी है कि अमरीश पुरी साहब, प्राण साहब सदैव ब्लेम बने रहे, लेकिन जब दूसरा दौर जारी हुआ उनका, जब वो पॉजिटिव रोल्स में आए, तो वो भी बहुत बेहतर था और उससे ज्यादा बेहतर लगा। बिल्कुल, एक अभिनेता को जब अब ऐसे ही है कि आपको जीवन पर्यंत भिंडी की सब्जी, दाल और रोटी खिलाई जाए तो धीरे धीरे आपका भिंडी की सब्जी से मुंह टूट जाएगा, आपको टेस्ट आना बंद हो जाएगा। सो जैसे व्यंजनों में डिफरेंस आपकी जीवन में खुशी ला देता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन ला देता है, वैसे ही एक अभिनेता के साथ है। जब उसे एक कोई उसके विपरीत कुछ जब करने मिलता है, जब उसको अपने आप को तोड़ने का अवसर मिलता है, तो बहुत आह्लाद होता है, बड़ी खुशी होती है कि यार हम कुछ अलग कर रहे हैं। और कई बार नींद नहीं आती कि अरे यार वो रोल सुबह करना मजा आएगा, तैयारी सुबह 4 बजे उठ के, भले आपको 9 बजे पहुंचना है, लेकिन आप 4 बजे से आपके अंदर आकुलाहट, वो चैलेंज है, यही चैलेंज है जीवन का कि अब नया कुछ करना है। क्योंकि लगातार एक ही परिपाटी पे काम करते चलो तो हम लोग भी बोर हो जाते हैं। लेकिन थैंक गॉड अभी का निर्देशक भी बदला है, दर्शक भी बदला है और उसके विश्वास करने का ढंग भी बदला है कि नहीं इस बार आप कुछ अलग कराते हैं। और यही ढंग है कि जमीन जब रोहित शेट्टी जी ने डायरेक्ट की थी तो उसका मेन विलन मैं था, लेकिन जब उन्होंने गोलमाल बनाई तो मुझे वसूली का कैरेक्टर दिया और मैं थोड़ा सा अचक रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरी जो अचकन है यही मेरी ग्रोथ में रुकावट बनने वाली है, क्योंकि मैं नया स्वीकार करने से डर रहा हूं और नया जब तक नहीं करूंगा तो उसके लिए चैलेंज लेना पड़ेगा। और ठीक है, जब तक हम प्रयास, फेल हो जाना या सक्सेस हो जाना ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता जिंदगी में, आपने प्रयास किया कि नहीं किया ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो प्रयास किया, हमने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा हिट हो जाएगा, बच्चों की जुबान पे होगा, लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया। अब वो मेरा कैरेक्टर नहीं है, वो मुकेश तिवारी का, वो जनता का, दर्शक का कैरेक्टर बन चुका है। उसकी वो लाइंस यूज करते हैं, वो उसके मीम्स बनते हैं, तो मैं यदि उसका श्रेय लेना चाहूं तो नहीं, क्योंकि इसमें हमारी बिल्कुल बराबर की साझेदारी होती है। जितनी मेरा प्रयास है उतनी ऑडियंस का भी प्रयास होता है। यदि वो उसको पसंद ना करे, उसकी प्रशंसा ना करे, उसको स्वीकार ना करे, तो मेरा तो काम करने का मतलब ही खत्म हो जाता है। मतलब एक शब्द है, अभिनय से ही अभिनेता बनेंगे, ये बात बिल्कुल तय है। संघर्ष हमने भी देखा है, आपने भी देखा है। लेकिन फिर मैं सोशल मीडिया पर आऊंगा, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको आइकॉन मानते हैं, आपको आइडियल मानते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि रील्स ठीक है बनाओ, लेकिन अभिनय भी बहुत जरूरी है? देखो वो ठीक है, आपको लोकप्रियता मिलती है, अभी आपको यदि उससे कुछ धन अर्जन होता है तो बिल्कुल वो बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल होना चाहिए, और वो भी एक किस्म की आर्ट है, लेकिन वो अभिनय नहीं है। और मैं खारिज नहीं कर रहा हूं। अभिनय के लिए आपको जीवन समझना पड़ेगा। एक कॉमेडी कर देना या एक चुटकुला बना देना ठीक है, वो आपके अंदर एक विधा है, आपके अंदर एक कला है, एक उसका आयाम है। लेकिन अभिनय एक निश्चय ही बिल्कुल ही अलग विधा है, जिसमें बहुत मनोयोग लगता है, जिसमें बड़ा मनोविज्ञान लगता है, जिसमें आपके सामाजिक सरोकार लगते हैं, उसमें आर्किटेक्ट भी लगता है, इवन उसमें पेंटिंग भी लगती है। सो वो एक टोटल आर्ट है। उसके लिए आपको उस फ्रेम ऑफ माइंड से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम इसी से संतुष्ट हो जाएंगे तो अभिनय की बारीकियां नहीं समझ पाएंगे, और अभिनय करते करते ही आता है। और मुझे इस बात को कैमरे के सामने कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि मैं भी कई बार फंबल कर देता हूं, मैं भी अभी लाइनें भूल जाता हूं कई बार बोलते बोलते, लेकिन मैं उससे सीखता हूं कि यार अभी थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट करके आते हैं, एक बार सॉरी एक और करते हैं। तो मुझे पता है ना कि यार ये टेक उतना अच्छा नहीं हुआ जितना मैं कर सकता हूं। सो ये इस बात की स्वीकारता बहुत आवश्यक है। यदि हम मान लें कि बस हो गया, अब अपन सेटल हो गए हैं, फ्लैट हो गया, गाड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर सेटल ही हो जाता है आदमी। सो रोज नई चुनौतियां मिलती हैं, और अभिनय और आर्किटेक्ट में बड़ी सिमिलर है कि आज पता चली नदी के ऊपर से पुल बनाना है, ऐसे अभिनय में होता है, अरे यार ये वाला सीन कैसे हो पाएगा, ये तो बहुत ही वैसे वाली लाइन लिखी हुई है। सो वो चुनौतियां जब तक आप लेते रहेंगे और अपने आप को कमतर ना आके आप इस आत्मविश्वास के साथ करें कि नहीं मैं ओवरकम कर जाऊंगा, डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है, परेशानी हो रही है, पर लेकिन वो परेशानी ही उसमें एक नया रंग जोड़ देता है। जैसे मैं तेलुगु करता हूं, तमिल करता हूं, पहले 2 दिन मेरी हालत खराब रहती है, लेकिन मैं एक असिस्टेंट को रख के बोलता हूं, आप बोलते रहो, मैं भी लाइन बोलता हूं, मैं बोलता हूं, बिल्कुल परफेक्ट लाइन नहीं बोलता, लेकिन मुझे भाव समझ में आ जाता है कि इस भाव के साथ इसको करना है। सो निरंतर प्रयास
रेपिटेशन, रियाज, यही आपको धीरे धीरे आप, क्योंकि अभिनय पे बहुत छोटी 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 बारीकियां हैं। क्योंकि पहले हम बहुत ज्यादा इमोट कर देते, पहले मुझे लगता था कि चिल्लाना अभिनय है, पहले मुझे लगता था कि रो देना अभिनय है, बाद में पता चला कि मैं तो एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहा हूं। भाव को छुपा लेना अभिनय है, भाव को पूरी तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उसको अंदर रखो, दर्शक समझ जाएगा कि आपका भाव क्या है। कमल हासन जैसे नेता एक पूरी मूक फिल्म में बोले ही नहीं, इस तरह के अभिनय पहले होते रहे, अब लेकिन दौर बदल रहा है, मतलब डायलॉग्स बदल रहे हैं। देखो, हम बोले ना कि अकुलाहट बहुत है, सब चीजें हैं, और दौर बदलता है। कि प्रेमचंद जी का साहित्य, उनका अपना एक समकालीन साहित्य था, उनका एक अपना समाज था, आजादी के बाद की वो दुविधाएं थी, वो समस्याएं थी, और उस वक्त के किसान की समस्याएं, हालांकि किसान की समस्याएं तो आज भी वही हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य था। लेकिन जब नई कहानी आती है तो नई कहानी कहने का ढंग बदल जाता है, वो कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम की कहानी बन के आ जाती है। सो सब हम देखें ना, आजादी के बाद से हिंदुस्तान में कितना परिवर्तन आया है। एक परिवर्तन आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले लोगों के घरों के बाहर एक स्कूटर बजाज खड़ा रहता था, आज हर घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। इतना अंतर आया ना। पहले मोहल्ले में एक लैंडलाइन फोन होता था, आज एक घर में 12-12 फोन है। तो मैं सिर्फ भौतिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, इससे भौतिक परिवर्तन ये दिखाता है कि आपकी मानसिक अवस्थाओं में कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि कई बार भौतिक चीजें भी हमें प्रभावित करती। पहले हम रेडियो सुनते थे, तो हम रेडियो सुन के परिकल्पना कर लेते थे, पूरा मैच हमें दिख जाता था। दिलीप दोषी साहब की कमेंट्री चली, उसने मारा ये चौका, और हम उत्साह पे चले जाते थे। आज हम टीवी में देखते 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 हमारा विजुअलाइजेशन कम हो गया है। सो बदलते दौर को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, बदलती कहानियों को स्वीकार, क्योंकि समाज भी बदलता है और हर रोज बदलता है। तो एक आखिरी सवाल है कि पहले का सिनेमा भारत का सिनेमा कहलाता था, अब कभी दक्षिण में बट गया, कभी उत्तर में बट गया, कभी भोजपुरी में बट गया। तो जब भारत देश एक करने की बात आती है कहीं ना कहीं, तो हर चीज जब खंड खंड में बट जाएगी, तब देश कितना ताकतवर, सिनेमा ही से हम इसको देखो, नहीं, सिनेमा रिप्रेजेंट करता था, लेकिन भोजपुरी सिनेमा आज का सिनेमा नहीं है, वो आजादी के समय से ही चलता हुआ सिनेमा है। तमिल सिनेमा कोई अभी का सिनेमा नहीं है, वो पूरा एक साइमल्टेनियस तब भी चलता रहता था। लेकिन अभी अच्छी बात क्या हुई है कि पैन इंडिया सिनेमा, जो मैं पहले बोल रहा था, वो आया है। भाषाई तौर पे तो हम बटे हुए हैं, इस बात को तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और वो उनका मौलिक अधिकार है और मूलभूत अधिकार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है। क्योंकि भाषा हमारे मनोविज्ञान को, हमारे संबंधों को, हमारे समाज को परिभाषित करती है। क्योंकि हमारे पास अभिव्यक्त करने का एक ही तरीका है, हमारी भाषा, जिसको इसलिए हम माँ से तुलना करते हैं, उसको बोलते हैं मातृभाषा, कि ये हमारी जमीन की भाषा, ये हमारी बोली है। जैसे मैं जब भी मैं मुंबई में भी बुंदेली बोलता हूँ, बुंदेली बोलते से ही एक मेरी अभिव्यक्ति का ढंग बदल जाता है, मेरे सोचने का थोड़ा सा ढंग बदल जाता है। तो उस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए, और इससे कोई बंटने का या बांटने का या अलगाव का बोध नहीं आता। हाँ, वो राजनीतिक स्तर पर जरूर आ जाता है, पार्टियों के स्तर पर आ सकता है, लेकिन कलात्मक स्तर पर ये कभी नहीं आ सकता। क्योंकि मैं भी बुंदेलखंड का व्यक्ति एक तमिल फिल्म करता हूं, अभी मेरी एक तेलुगु फिल्म रिलीज हुई है भीमा, और तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया। हाँ, राजनीतिक जब चुनाव शुरू हो जाते हैं और सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, तभी ये विभेद आ जाता है। बटेंगे तो कटेंगे, वो जो भी है वो उनका अपना अधिकार है, वो उनका अपना संवैधानिक अधिकार है, और ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मुझे समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है, वो मेरा अधिकार है। सो उसमें हम किसी पर भी प्रश्न नहीं लगा सकते। हाँ, लेकिन मैं एक कलाकार कभी नहीं बांटने की कोशिश करेगा किसी को, चाहे वो किसी भी विधा में हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे म्यूजिक में हो, चाहे वो नृत्य में हो, चाहे वो अभिनय में हो, चाहे वो लेखन में हो, चाहे वो वाक कला में हो। वो कलाकार कभी भी बांटना नहीं चाहेगा, वो हमेशा चाहता है कि जनभाव, हमारा समाज, पूरा विश्व जुड़ा रहे। जब बुंदेलखंड की बात आती, सागर की बात आती, तो पहले दौर चलता, काय बड्डे का कर रहे हो, क्या चल रहा हो। आप अपनी कभी कभी अपनी जीवन शैली में इस शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलो, हम लोग आपस में अभी भी सागर आते तो बर्थडे ही चलता है कि, और वो तो उसके बिना पूरा नहीं होता, बिकॉज वो संबोधन ही है। हालांकि वो नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाया है, और उसमें उसके बहुत सारे कारण हैं कि हमने प्राथमिकताएं अपनी बदली है।
कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जब बच्चा फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो हमें लगता है कि बस हो गया इसका जीवन, सेटल हो गया ये आदमी। देखो, अपने मूल को यदि हम छोड़ देते हैं, यदि हम अपने मूल परिवेश को छोड़ देते हैं, अपनी जड़ों को छोड़ देते हैं, अपनी बोली को छोड़ देते हैं, मतलब आप अधर में लटके हुए हैं। ये मेरा पूर्ण तौर पे 100% मानना है। क्योंकि यदि आप देख लो, भाव देख लो कि यदि आप गाली देते हैं तो गाली में हमेशा आप एक उच्च भाव है, ये दो है। भाषा की सीमाओं को देखा जाए तो एक मंत्र है और एक गाली है, जहां आप सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं। एक तरफ आप ध्यान में होते हैं, एक तरफ आप उग्र होके गाली गलौज कर रहे होते हैं। तो भाषा की दो पराकाष्ठाएं हैं। सो आप देखना कि जब भी आप अति आवेग में होंगे, भावुक होंगे, तो आप अपनी ही बोली में आपकी बात निकलेगी। माँ जब गुस्से में होगी तो जैसे मुझे याद है, गले ठटरी के बंदे, तो भले उनका स्नेह है लेकिन वो ठटरी के बंदे उनकी अपनी ही बोली में निकलेगी और वो बात हम तक पहुंच भी जाती थी। सो बोली का वो महत्व है कि आपके भावनात्मक आवेग का प्रतिनिधित्व करती है आपकी बोली, और उससे कटाव और उसको बोलने में यदि आपको शर्म है और आप सोच रहे हैं कि ये माधुरिक नहीं है, तो ये आपका पिछड़ापन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो मुकेश तिवारी जी थे जो चर्चा कर रहे थे। जमीन की बात आई, आसमान की बात आई, ऊंचाई की बात आई, छोटे की आई, बड़े की बात आई। आसमान कितना ही ऊपर इतरा ले अपनी ऊंचाई पर, लेकिन उसकी ऊंचाई नापने के लिए जमीन जरूर है। जमीन से ही उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है। जो एक्टर हो, जो नेता हो, जो अभिनेता हो, या जो आम जनता है, वो अगर जमीन पर रहकर हर काम अपने करती है, यही वो संदेश देते आए मुकेश तिवारी, तो निश्चित तौर पर वो ऊंचाई तक भी जाते हैं और सफल होते हैं। यही इनका मूल मंत्र है। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।